दिल्ली सरकार और एलजी में टकराव जारी है। कई मुद्दों पर फिर एलजी और सरकार के बीच में नई लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से 400 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी, जिस पर आपने सवाल उठाए। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दूसरी लड़ाई की। डीईआरसी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार ने जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती दी। सरकार की याचिका पर कोर्ट ने एलजी ऑफिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। तब तक जस्टिस उमेश कुमार डीईआरसी के अध्यक्ष पद के लिए शपथ नहीं लेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया है और कहा, एलजी ने जानबूझकर पुरानी नियुक्ति में देरी की। एलजी अपने मनपसंद व्यक्ति को डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त करना चाहते हैं। कोशिश इस बात की है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देने की आम आदमी पार्टी सरकार की जो योजना है उसे बदला जाए। और अरविंद सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या हुआ आज कोर्ट में, किस तरह की दलीलें दी गई? और सीधा ये बात जो हमारी जनता समझेगी वो ये कि क्या वाकई में ये सारी कोशिशें इस बात पर हुई कि तो 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है दिल्ली वालों को, वो प्रभावित हो जाए? जरा डिटेल में इजी वर्ड्स में समझाई गई है, फिर ये सिर्फ दलीलें हैं? देखिए, ये तो सिर्फ एक आर्गुमेंट था और एसजी तुषार मेहता ने भी कहा कि ये एक राजनीतिक बहस है और ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर कोई नए डीईआरसी के चेयरमैन बनते हैं तो वो 200 यूनिट जो फ्री बिजली दी जा रही है उस पर रोक लगा देंगे और इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी से कोर्ट में बचना चाहिए। बहरहाल दिल्ली सरकार का आरोप ये है कि डीईआरसी का जो बजट है वो दिल्ली सरकार तय करती है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व उसका बनता है। जनवरी से ये पद खाली है और ऐसे में बजाय दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए हुए एलजी अपनी तरफ से किसी को डीईआरसी के चेयरमैन पद पर नियुक्त कर देते हैं, जो कि गलत है। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला ले लीजिए, आर्टिकल 239AA को देख लीजिए, यहां पर कहीं पर भी एलजी को इस बात का अख्तियार नहीं बनता है कि वो दिल्ली सरकार के को बिना विश्वास में लिए हुए अपनी मर्जी से एक तरफा फैसला लें और डीईआरसी के चेयरमैन पद को अपनी मर्जी से नियुक्त कर दें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि एलजी की तरफ से जो फैसला लिया गया है जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति को लेकर के, वो उसका संबंध पिछले दिनों जो पिछले महीने जो एक ऑर्डिनेंस लाई गई केंद्र सरकार मई में 19 मई को जो ऑर्डिनेंस आया उससे जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस पर सुनवाई की जरूरत है और कोर्ट ने 11 जुलाई की सुनवाई की तारीख तय की है और कोर्ट ने साफ किया है कि तब तक जस्टिस उमेश कुमार की शपथ नहीं होगी डीईआरसी के चेयरमैन पद के लिए। यानी कोर्ट ने यह साफ किया है कि एलजी ऑफिस की तरफ से तब तक नहीं कहा जाएगा कि इस पद पर जो नियुक्ति है वो जस्टिस उमेश कुमार की हो। हालांकि कोर्ट का जो रुख था इस पूरे मसले को लेकर के, कोर्ट इस पूरे नोटिफिकेशन को ही स्टे करने वाला था और ऐसा मांग भी की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। उनका यह कहना था कि गुरुवार को यह शपथ होने वाली है। पहले एलजी जानबूझकर देरी कर रहे हैं। जनवरी में डीईआरसी के चेयरमैन पद खाली हुआ, जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश भेजी गई जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज से। उसके बाद 4 महीने तक एलजी ऑफिस की तरफ से कोई फैसला ही नहीं लिया गया। एलजी से जब इस बारे में जवाब तलब किया गया तो उनका यह कहना था कि वो इस बिंदु पर कानूनी मशवरा ले रहे हैं कि उन्हें इस पद पर नियुक्ति के लिए क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेने की जरूरत है या फिर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेने की जरूरत है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया और दिल्ली सरकार ने उस वक्त ये आरोप लगाया था कि एलजी जानबूझकर देरी कर रहे हैं और बेवजह इस मामले को लेकर के एक कानूनी दलील का सहारा ले रहे हैं कि उन्हें इस मामले में अभी तक ये तय करना है कि किसके चीफ जस्टिस से सलाह की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस हाईकोर्ट के से जज को बुलाया जा रहा है, यानी यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सिर्फ मशवरा करने की जरूरत है, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का सवाल उठता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जल्दी से इस पर फैसला ले और 2 हफ्ते का वक्त दिया था। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, हम इस पर और बातचीत करेंगे। एक और खबर है वो भी एक बार बता देते हैं दर्शकों को। जैसे शुरू में जिक्र हुआ, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की तरफ से 23 विभागों के स्वायत्त निकायों पीएसयू में कई पदों पर नियुक्त लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को तुरंत समाप्त करने का निर्देश दिया। इन लोगों की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन की बातें कही जा रही हैं।
आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होने की बात भी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की बात है। योग्यता और अनुभव को पूरा किए बिना पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने की बात भी कही गई है। तो दिल्ली में एलजी की तरफ से लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को तुरंत समाप्त किया गया, जिस पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया आई। दिल्ली सरकार के मुताबिक एलजी के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, वो गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कही। दिल्ली सरकार का कहना है कि एलजी का मकसद महज दिल्ली सरकार को पंगु बनाने के लिए हर दिन नए तरीके खोजना है, जिससे दिल्ली के लोगों को परेशानी हो। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये निजी लोग शीर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से थे और कई विभागों में उत्कृष्ट काम कर रहे थे। इन सभी को उचित प्रक्रिया और प्रशासनिक मानदंडों का पालन करते हुए काम पर रखा गया था। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार बलराम से जान लेते हैं इस खबर की पूरी डिटेल क्या है। बलराम, वो क्या आधार रहा जिसके तहत 400 लोगों को नौकरी से निकाला गया? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 400 लोगों की नियुक्ति की थी और ये नियुक्ति 23 विभागों में की गई थी। आपको बता दें, ये जो पद थे वो सहायक के रूप में थे, उप सहायक के रूप में थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सहयोगी के रूप में थे और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में ये नियुक्तियां की गई थी। इसके अलावा सलाहकार के रूप में ये नियुक्तियां की गई थी। लेकिन दिल्ली सरकार की इस नियुक्ति को दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने असंवैधानिक बताया और कहा कि जो SC ST और OBC एक्ट के जो प्रावधान हैं उनकी अनदेखी की गई। जो प्रमाण पत्र इन अभ्यर्थियों ने दिए थे उनका सत्यापन नहीं किया गया और तमाम तरह की जो अवहेलना है वो इस नियुक्ति में की गई। यही वजह है कि इन नियुक्तियों को तत्काल समाप्त किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को लेकर के दिल्ली सरकार अब आरोप लगा रही है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने निर्देश दिए हैं वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो नियुक्तियों को समाप्त कर सकें और जो नियुक्तियां हुई हैं उस पर सवाल खड़े कर सकें। अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको लेकर के वो नोटिस जारी कर सकते थे और जो नियुक्तियां हुई हैं उन अभ्यर्थियों से भी वो जवाब तलब कर सकते थे और सरकार को भी नोटिस जारी कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बिना नोटिस, बिना किसी पूछताछ के तत्काल उनको उनके पद से हटा देना कहीं ना कहीं गलत है। और उन्होंने कहा कि इस आदेश के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में वो अपनी बात को रखेंगे और उसके बाद कोर्ट फैसला लेगा कि आखिरकार क्या सही है क्या गलत है। दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि जो नियुक्तियां की गई हैं वो सभी मानकों को पूरा करके की गई है। सभी के प्रमाण पत्र को चेक किया गया, उनका सत्यापन किया गया और नियमों के तहत ये नियुक्तियां की गई। उन्होंने कहा कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये लगातार दूसरे संस्थानों में काम कर रहे थे। इनकी योग्यता को देखते हुए, इनकी कुशलता को देखते हुए ये नियुक्ति की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना दिल्ली की सरकार को पंगु बनाने के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आते हैं, नए नए नियम लागू करते हैं और जिस तरीके से इन लोगों को सेवा मुक्त किया गया है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो दिल्ली सरकार के कामकाज को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये युवा दिल्ली सरकार के साथ मिल करके काम कर रहे थे और शायद ये काम दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना को पसंद नहीं आया। यही वजह है कि ये कार्रवाई की गई है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अरविंद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ अरविंद, हाँ ठीक है। अरविंद, क्योंकि हमारे साथ विनीत गोयनका जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, तो किसी के पास, आप दोनों में से किसी के पास सवाल हो तो आप जरूर रखिएगा। लेकिन मैं एक बार अरविंद ये चीज समझना चाहती हूँ, बहुत शॉर्ट में बताइएगा। एक बार फिर से दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और एक और मामला कोर्ट में, यानी कि हर विषय कोर्ट में दिल्ली सरकार कोर्ट में ही उलझी रह जाए बजाय कि वो दिल्ली में काम करे, यही नजर आ रहा है।
देखिए बिल्कुल ये एक दुर्भाग्यपूर्ण तो है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि जब डीईआरसी वाला मामला पहले आया था कि एलजी दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता मानने के लिए बाध्य हैं सिर्फ उन विषयों को छोड़ करके जो कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, मसलन जमीन का मसला हो, कानून व्यवस्था का मसला हो या फिर पब्लिक ऑर्डर का मसला हो। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस ले आई है और ऑर्डिनेंस 19 मई को आया है और वो एलजी को ओवरराइडिंग पावर देता है कि वो कमीशन में या फिर इस तरह के जो निकाय हैं उसमें नियुक्ति कर सकते हैं और उसी का सहारा लेकर एलजी ने ये 22 जून को नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें बात की गई है जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति को लेकर के। अब चूंकि ऑर्डिनेंस के एक प्रावधान को भी एक तरीके से दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की जरूरत महसूस की है और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला लगा दिया है अब अगले मंगलवार को सुनवाई की। ठीक है, ठीक। विनीत गोयनका जी और अनुज अत्रे जी दो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए। विनीत जी बीजेपी की तरफ से, अनुज अत्रे जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हम मेहमान जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विनीत गोयनका जी, मतलब दिल्ली सरकार काम ना करे, उपराज्यपाल साहब इतना परेशान करे, हर विषय पर परेशान करे कि वो कोर्ट कचहरी तक उलझी रह जाए, क्यों कहती है आम आदमी पार्टी? ये सीधा आरोप लगाते हैं आप लोगों पर। आपको राम राम, आपके दर्शकों को सभी को राम राम जी। राम राम। खुद काम न करना, संविधान के प्रावधान को तोड़ना और समाज में विघटन करना, इस प्रवृत्ति से चलते हुए जब उसको दुरुस्त किया जाता है, सही किया जाता है, तो उसको ये कहा जाता है कि काम नहीं करने। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में और सामाजिक समरसता के लिए कई नियम बनाए गए थे कि डीओपीटी किस तरह से अपॉइंटमेंट करेगी और किस तरह से समाज के उन वर्गों को नौकरी देगी जिनकी जरूरत है कि कुछ न कुछ उनके लिए रखा जाए। और ये कई दशकों से चला आ रहा था और इसके प्रावधान भी है, लेकिन उसको जानबूझकर ताक पर देख कर रख कर उसका अपमान करते हुए और निचले जो वर्ग है, जो सामाजिक प्रताड़ना जो सहे हुए वर्ग है, उनको जानबूझकर अपमान करने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया और मुझे लगता है 400 जो नियुक्ति की है। मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा जिससे दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी और उसकी पार्टी की मानसिकता क्या है। राघव चड्ढा जी जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई ऑफिसर अगर काम न करे तो उसको फेंक दो एनिमल हस्बेंड्री में। ये दर्शाता है कि ट्राइबल या अनुसूचित जाति जनजाति इन लोगों को उन्होंने अपमानजनक शब्द से वो देखते हैं, उनको नीच भावना से वो देखते हैं। मनीष सिसोदिया जो थे तब वो अपने आप को राजपूत कहते थे, अपनी पहचान बताते थे। अरविंद केजरीवाल जी अपनी पहचान बनिया इस तरह से दर्शाते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं आप सुनिए ना, आप इधर उधर मत जाइए, एक सेकंड सुनिए जरा, एक मिनट सुनिए ना सर। ये पर्सनल कमेंट से कोई बहुत महान नहीं कहलाता है, टॉपिक पर रहिए और टॉपिक में आपको बताती हूँ क्या है। 400 एक मिनट सुनिए ना आप, एक मिनट सुनिए तो सही। मानसिकता तो कोई किसी की डिसाइड ही नहीं कर सकता। मानसिकता कौन घर बैठ के किसी की मानसिकता डिसाइड नहीं होती। एक सेकंड, क्या होता है ना, पॉलिटिकल लड़ाई होती है ना, तो पॉलिटिकल मुद्दों पर लड़ना चाहिए। मेरी बात सुनिए एक मिनट प्लीज। मेरा सवाल आपसे ये है, 400 लोगों को, जिन 400 लोगों को एलजी साहब ने निकाल दिया, उसका बेस क्या है? क्या बेस है? और आप लोगों को कब जानकारी मिली कि गैर कानूनी तरीके से अगर 400 लोगों को नौकरी दे दी है, तो आप तब से लेकर अब तक कैसे बैठे हुए थे? आप मुझे इस टॉपिक पर जवाब दीजिए ना। उसके पहले तो जानकारी लेनी चाहिए कि क्या इनकी मानसिकता ठीक है। मानसिकता तो किसी के पास कोई पैरामीटर है ही नहीं। तब एलजी साहब ने तुरंत उसके ऊपर निर्णय लिया। नहीं तो एलजी साहब को कब पता चला इस मानसिकता के बारे में? एलजी साहब पिछले साल मई महीने में उनकी नियुक्ति हुई है। एलजी साहब को 1.25 साल लगे मानसिकता पता करने में, या आपको 1.25 साल लग गए? नहीं, मेरे जवाब को सुन लीजिए, आपका मैंने सवाल। आप मानसिकता से आगे बढ़िए। नहीं, मैं पहले आपका सवाल सुनिए, लेकिन आप मेरे जवाब को सुनिए। आपने सवाल पूछ लिया तो आप रुकिए 1 सेकंड के लिए और जवाब सुनिए। जिस तरह से जैसे ही पता चला कि इनकी जानबूझकर एक भावना, एक स्ट्रैटेजी के नीचे जानबूझकर नियमों को तोड़कर अपमान करते हुए समाज का इन्होंने जो नियुक्ति किया, हमने साहब ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। उसमें क्या है गलत, क्या है उसमें से बताइए। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि कास्टिज्म हुआ, जातिवाद हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, ये नौकरियां इस बिहाफ पे मिली है, तो आप मेरे को, मुझे तथ्य साझा कीजिए आप मेरे साथ यहाँ पर। क्या राजपूत, आप बताइए मुझे सर, ये आप मुझे बताइए ना, क्या जातिवाद के आधार पर नौकरी मिली है? पता था कि नहीं, जानबूझ के समाज के निचले वर्गों का अपमान करना, उनकी नियुक्तियां नहीं करना, ताक पर रखने नियमों को, और उसके बाद कहने के देखिए आप अपनी लिस्ट बताइए। पहली बात तो ये जो आप बोल रहे हैं, ये बात ही बहुत अजीब है, मुझे नहीं कहां से बोल रहे हैं बात। ये नहीं है कि नियम टूटा है। नहीं तो आप मुझे वो तथ्य दीजिए ना। अरे आप अपने आरोप का आधार तो बताइए, हवा में बातें थोड़ी होती हैं। मैडम, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में, आपका तो चैनल छोड़ दीजिए, आप बताइए ना, आप बताइए वो 10 नाम रखिए सामने कि जिन्हें जाति के आधार पर नौकरी मिली कि वो अपर कास्ट के थे, लोअर कास्ट के लोगों को नौकरी नहीं मिली। अजीब बातें कर रहे हैं आप चैनल में। मैडम, मैं एक तो मैं दुरुस्त कर दूं आपको, मैं खुद नहीं आता हूँ और मैं बिना हवा कई मेरे सबूतों के बिना मैं बात नहीं करता हूँ। आप अगली बार ना मुझे बुलाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं सबूत के साथ में बताता हूँ। मैंने 1 मिनट मैडम प्लीज रुकिए, सुनिए, प्लीज सुनिए, अभी सुनिए, बीच में मत टोकिए।
मैंने एविडेंसेस डाले हैं तीनों चीज के मेरे ट्विटर पे, आप देखिए। अगली बार से सर मैं आपका ट्विटर देखने तो नहीं जाऊंगी, अगर आपके पास आपके एविडेंस है अपना ट्विटर खोलिए और मुझे बताइए, खोल के रखिए ट्विटर में, आपके पास आती हूँ। और अपने फैक्ट्स रखिएगा, अपने फैक्ट्स रखिएगा। यहाँ पर हवा पे बातें नहीं होती है, ठीक है? नहीं अनुज अत्रे जी, नहीं, वो फैक्ट्स रखिए। यहाँ पर जातिवाद धर्म की बातें नहीं होती है, यहाँ पर ये बातें हवाई बातें नहीं होती है। मैं आपको भी स्पष्ट कर दूं, बहुत जिम्मेदार चैनल है, कोई मोहल्ले का लोकल टीवी नेटवर्क नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत बड़ा ग्रुप है, मदर ऑफ जर्नलिज्म, याद रखिएगा। अपने फैक्ट्स ट्विटर पर खोल के रखिए और मुझे बताइए, अभी बताइए पढ़कर। अनुज अत्रे जी प्लीज, अनुज अत्रे जी, क्या ये नया विवाद है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में? दो चीजें चल रही है, डीआरसी को लेकर तो आपका भी एक डेलीगेशन जिन्होंने बकायदा मिलने का समय मांगा पिछले दिनों आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कि भाई बिजली के विषय पर जो है बिजली सस्ती होनी चाहिए। इस पूरे विवाद पे कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है इस पूरे विवाद को? देखिए, प्रश्न कांग्रेस के देखने से नहीं है, प्रश्न ये है कि आखिर ये दिल्ली में हो क्या रहा है। क्या ये जनता ने इसलिए सरकार चुन करके इनको मैंडेट किया था कि लगातार विवादों का जन्म देते रहे ये पार्टी, आम आदमी पार्टी? जब से इनका सरकार का इनका गठन हुआ है, उठा के इतिहास देख लीजिए, लगातार कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर देते हैं ये, और फिर बहाना बनाएंगे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। सीधे तौर पे सामंजस्य में बैठा करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये काम क्यों नहीं कर लेते? आखिर दिल्ली की जनता का क्या दोष है जिसकी वजह से दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में जो काम नहीं हो रहे? क्या वजह है कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह सकती है कि इनके पास कुछ भी अधिकार नहीं है? ऐसी कौन सी परिस्थितियों में बदलाव आ गया कि जो 15 साल कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली की जनता की सेवा की और ये चुनाव जीतने के बाद अपने आप को कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं? तो सेवा करने के लिए जनता आपको सीट पर बैठाती है, यह राजशाही नहीं है, मालिक नहीं हो आप जनता के नौकर हो, जनता के सेवक हो। ये जिस दिन सोच इनके दिमाग में आएगी उस दिन सारे काम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये तो मालिक की सोच मन के लेकर के बैठे हुए हैं और अपने आप को मालिक बताते हैं और चाहते हैं कि जो अधिकार, सारे अधिकार हमको मिल जाने चाहिए। ये भूल रहे हैं इस बात को कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। दिल्ली जो है कहीं ना कहीं एक यूनियन टेरिटरी के तहत कुछ अधिकारों में यहाँ इनकी कहीं ना कहीं सीमित अधिकार है, शेष अधिकार पूरे सरकार के पास है, जिसके तहत वो विकास के कार्य जो करना चाहें कर सकते हैं, बजट का जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। केवल एक दो चीजें छोड़ करके, जिसमें लैंड हो गई, डीडीए हो गया, पुलिस हो गई, क्योंकि कैपिटल भी आती है, देश की राजधानी भी है, और जो सर्विसेज में ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर पोस्टिंग वाला वो विभाग है, शुरू से नहीं रहा। लेकिन आपको जो चीज नहीं है उसका रोना है और जो है उस पर काम नहीं करना है, ये तो उचित नहीं है। इसीलिए हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो है मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है कि हम आपको अपने अनुभवी मंत्रियों से, नेताओं से, विधायकों से आपको बैठ करके मुलाकात करवाते हैं। आपने जिस तरह से, आप जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये कोई किसी कैपेसिटी में नहीं थे और उस समय शोर मचाया करते थे कि दिल्ली की सरकार की मर्जी के बिना डीईआरसी बिजली के रेट नहीं बढ़ा सकती। तो बिजली के अगर उस समय दाम बढ़ते थे तो ये दिल्ली की सरकार को पूछते थे, और अब जब दाम बढ़ाने जा रहे हैं तो ये कहते हैं डीआरसी ने बढ़ा दिया। तो वही सब चीजें इनको समझाने के लिए और स्पष्ट करने के लिए इनसे मुलाकात का समय मांगा है, और हमें पता है ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिलेंगे। उस खबर को 2 से 3 दिन हुए भी हैं, उस खबर को 2 से 3 दिन हुए भी हैं, ठीक है। और जो 400 नियुक्ति पर विवाद हुआ है जिसे एलजी साहब ने हटाया, इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? बहुत शॉर्ट में बताइएगा सर, एक और मेहमान जुड़ गए, मैं उन्हें भी शामिल करूंगी। देखिए, ये सब कहीं ना कहीं नियुक्तियों को लेकर के और भी चीजों को, चयन को लेकर के ये सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार, विवादों के घेरे में रही है। भ्रष्टाचार के मामले इनके ऊपर लगातार लगते जा रहे हैं। कहीं किसी भी विभाग में जहां जो ये नौकरियां लगा सकते हैं, नौकरियां लगा रहे हैं, सब जगह आ रहा है कि पैसे लिए जा रहे हैं, रिश्वतें लिए जा रही हैं, दिए जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, तभी नौकरियां लग रही हैं। और अनियमितताओं का अगर हवाला लेकर के एलजी महोदय ने किया है, तो मुझे तो लगता नहीं कि अगर चीज प्रक्रिया यदि ऐसा है तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उसको रद्द नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं उसमें इरेगुलरिटीज हुई होगी, तभी ये स्थिति रद्द की गई है। ठीक है, सतीश मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सतीश जी, 2 विवाद चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अब नियुक्ति वालों पर बात करूंगी। उपराज्यपाल ने 400 लोगों को हटा दिया कि भाई गलत तरीके से नियुक्तियां की गई। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम कोर्ट जाएंगे। जब कोर्ट जाने की बातें हो रही हैं, इसका मतलब नियमों का पालन तो किया गया होगा, क्या हम ये मान के चले? देखिए, नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। हो सकता है कि किसी नियम का उल्लंघन किया हो, पर
राज्यपाल का इस तरह से नियुक्तियों का निरस्त किया जाना, उनको हटाना, ये एकदम सरासर गलत कदम है। देखिए, हमारे जो राज्यपाल साहब हैं, राज्यपाल साहब हैं, उपराज्यपाल गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी, वो कुल मिलाकर जैसे कि अंग्रेजी शासन में लाट साहब होते थे, बिल्कुल लाट साहब की तरह काम कर रहे हैं। उनको सिर्फ उनके लिए एक आदेश है कि किसी भी चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना है। ये बात खाली सक्सेना जी पे लागू नहीं होती है, ये केंद्र सरकार की कोई नीति लगती है, जैसे कि हम तमिलनाडु में देख रहे हैं, हम जैसे कि वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, और बहुत सारे जितने विपक्षी दलों की जहां सरकारें हैं वहां पर जिस प्रकार से राज्यपाल काम करते दिखते हैं, वो लगता नहीं है कि संविधान के अंदर काम कर रहे हैं। अपनी मर्जी से बहुत सारी काम करते हैं। तो नियुक्तियों के मामलों में तो आप ये कह रहे हैं कि उपराज्यपाल साहब चुनी हुई सरकार को परेशान कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, हाँ या ना सर? हाँ, मेरा स्पष्ट कहना यही है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े। समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन अब ये नया विवाद शुरू हुआ है। अगर नियुक्तियां गलत तरीके से हुई है तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।